Dear student, good morning. Today we are going to do the development leading up to Bohr model. हमने बेटा बोर मॉडल से पहले थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल तक कर लिया था। अब बोहर का मॉडल आने से पहले जो बोहर सर थे उन्होंने थॉमसन के साथ और रदरफोर्ड सर के साथ इंटर्नशिप में बहुत सारा काम किया था। बोहर का मॉडल आने से पहले एटम में बहुत सारे चेंजेस आए थे, मैटर के अंदर भी, तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई थी। उन डेवलपमेंट के बाद फिर बोर मॉडल आया, अच्छे से एक्सप्लेन हुआ। तो वो डेवलपमेंट क्या थी वो हमें डिस्कस करनी है ताकि हमें हेल्प हो सके बोहर के मॉडल को अच्छे समझने में। तो सबसे पहले डेवलपमेंट लीडिंग अप टू बोहर मॉडल में मैटर के ऊपर बात हुई थी। तो जो मैटर था ना, मैटर का कैरेक्टर, कुछ लोग कह रहे थे कि जो मैटर है ना वो वेव है, कुछ लोग कह रहे थे कि मैटर पार्टिकल है। तो बहुत सारी डिस्कवरी हुई, बहुत सारी डिस्कशन हुई। तो इस केस में सबसे पहले न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, इन्होंने मैटर को पार्टिकल माना। इन्होंने मैटर को पार्टिकल माना और पार्टिकल मान के इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना समझा दिए थे। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको अच्छे से पता होगा, 10th में आपने पढ़ा होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम एंड अदर मीडियम। लेकिन इनका फेलियर ये था कि ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमिना होते हैं वेव्स के, वो ये नहीं समझा पाए थे। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नहीं समझा पाए थे। फिर 1856 में जेसी मैक्सवेल साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैटर को वेव माना। तो जो न्यूटन की डिस्कवरी में कमी रह गई थी, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये एक्सप्लेन कर दी। तो डुअल नेचर हो गया ना। तो मैटर का नेचर एक्चुअल में डुअल है, वो वेव भी है, पार्टिकल भी है। लेकिन इस वक्त भी अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये मैक्सवेल साहब नहीं समझा पाए थे, ये इनका फेलियर था। फिर इनको 1900 में प्लैंक साइंटिस्ट ने समझाया। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब मैटर को वेव माना गया, तब वेव मान की जो थ्योरी डिस्कवर हुई, ये एक्चुअल में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है, वेव का फिनोमेना। डिफ्रैक्शन होता है जब वेव बेंड होती है किसी ऑब्जेक्ट के साथ। इंटरफेरेंस होते हैं जब वेव कंबस्शन में चलती है, इकट्ठी चलती हैं। अब जो वेव थी ना, वेव को इन्होंने एक्चुअल में वेव क्या है, अब वेव हमें तो ऐसा लगता है जैसे लाइट है और वेव आ रही है। अब एक्चुअल में वेव के दो पार्ट होते हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव, और एक होती है बेटा नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये साउंड वेव है, तो साउंड वेव में एयर मीडियम आ रही है ना, तो साउंड मीडियम रिक्वायर्ड, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अदरवाइज आपके ये चैप्टर +2 में फिजिक्स में वेव का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव और सारी समझाई जाती हैं। अब मैकेनिकल वेव में मीडियम रिक्वायर्ड है। तो जैसे साउंड वेव है, मैं अगर यहाँ बोल पा रहा हूँ तो मीडियम है मेरे पास, अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दो तो आई कैन नॉट लिसन योर वॉइस। अब एक वाटर के अंदर रिपल्स बनते हैं, वो रिपल्स जो होते हैं, मान लो पत्थर मैंने पानी में फेंक दिया और पानी में थोड़ी दूरी पर एक पत्ता पड़ा है, लीफ पड़ी है, वो पत्थर फेंका जाएगा, उससे पानी में वेव्स बनेंगी और वेव जाके उस लीफ हो जाएंगी। तो फिर फाइनली वेव क्या हुई? वेव है एक मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डिस्टर्बेंस को एनर्जी ही बोलते हैं। तो एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव, डिस्टर्बेंस ऑफ वेव। इज इट क्लियर? तो आपके पास मीडियम के अंदर साउंड वेव है, रिपल्स ऑफ वाटर, रिपल्स इन वाटर, जो वाटर रिपल्स में बनते हैं उससे चलती है।
अब नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, वेयर द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे आपकी लाइट चल रही है, एक्सरे चल रहे हैं, गामा रेज चल रही हैं, यूवी रेज चल रही हैं। ये थोड़ा सा वेव के बारे में बता दिया, ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा फिर वेव में आपका फिजिक्स में +2 में चैप्टर है वेव का, वहाँ आप अच्छे से समझेंगे। अब इसके ऊपर इतनी सी डिस्कस करने के बाद फिर इन्होंने जो वेव थी, वेव है क्या एक्चुअली? वेव है मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे सन रेज हमारे पास आ रही हैं तो वो क्या है? वेव ही तो है, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ एनर्जी। अब हमने क्या किया, इन्होंने साइंटिस्टों ने वेव के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वेव इज अ डिस्टर्बेंस व्हेन वेव मूव with an acceleration by applying electric field, then magnetic field is also there। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। ये 3D का पिक्चर है। जैसे एक्स डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है। ये 3D पिक्चर है इसलिए क्लियर नहीं है। यहाँ पे 3D पिक्चर आप कोई भी YouTube पे देख लेना, कहीं भी देखना 3D पिक्चर मिलेगी आपको। ये एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैंने यूं दिखाया, मतलब एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक यूं आ रहा है ऐसे। ये आपके पास जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरीके से जब ये लगाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, when wave is accelerated, then electric and magnetic field are at right angle to each other, and actual में जिधर वेव जा रही है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अब इसके बाद फिर इन्होंने देखा कि जब एक वेव पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो वहां पे फिर जेसी मैक्सवेल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी और कुछ टर्म समझाए। फिर उन्होंने बताया कि जो वेव होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। नंबर 1, जो वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, ये स्टेट चलती हैं, और इन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। और फिर उन्होंने कुछ टर्म्स दी, और इन्होंने ये भी बताया था कि व्हेन वेव मूव, वेव क्या है? एक एनर्जी है। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज टर्म्ड एज रेडिएशन। रेडिएशन सन रेज आती है ना आपके पास, तो वो एनर्जी है, उन्होंने कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। इतना करने के बाद फिर उन्होंने कुछ बेसिक टर्म्स दिए। उस टर्म्स के अंदर इन्होंने ये बताया, बहुत इजी है लेकिन ये हिस्ट्री है, इसको हमें पता तो होना चाहिए। तो इन्होंने ये दिखाया ऐसे, और ये वेव जा रही है। तो इन्होंने पहला ट्रैक्टर जो बताया वो था, ये क्रीस्ट है बेटा, ये ट्रफ है, ये क्रीस्ट है, ये ट्रफ है। तो पहला ट्रैक्टर इन्होंने बताया वेवलेंथ। वेवलेंथ आप सबको मालूम है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस क्रीस्ट और टू कंटिन्यूअस ट्रफ, दैट इज नोन एज लैम्डा। फिर नंबर 2 बताया इन्होंने फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी को न्यू से करते हैं वो होता है साइकिल पर सेकंड। मीन्स ऑफ दैट जो वेव है वो एक सेकंड में से कितने नंबर ऑफ टाइम क्रॉस होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी 1/t। और इसका यूनिट होता है साइकिल पर सेकंड, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, CPU साइकिल पर सेकंड, CPS भी बोलते हैं। फिर तीसरी टर्म इन्होंने दी फ्रीक्वेंसी के बाद, थर्ड इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट c को वेव से दिया इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट थी ये स्पीड ऑफ वेव दिखाएगी, फ्रीक्वेंसी लैम्डा मतलब कितनी वेवलेंथ कितनी सेकंड में क्रॉस हो रही है, एक सेकंड में कितनी क्रॉस हो रही है। फिर फोर्थ इन्होंने बताया वेव नंबर। वेव नंबर होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ये छोटी छोटी चीजें डिस्कवर हो चुकी थी। फिर आपके पास एक चीज आती है स्पेक्ट्रम। कि स्पेक्ट्रम क्या है। अब जो स्पेक्ट्रम है ना बेटे, स्पेक्ट्रम होता है अरेंजमेंट ऑफ वेव्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब कि वेव्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। जैसे मान लो हम घर में 6 मेंबर हैं तो छोटे से बड़े को अरेंज कर सकते हैं। या जैसे मान लो हमारे पास गन्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, और जैसे आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो वो टेबल पे रखते हैं ना, छोटी गन फिर बड़ी गन फिर बड़ी गन फिर बड़ी गन, या बड़े से छोटा ले लो। तो एक स्पेक्ट्रम है डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेव्स को अरेंज करना। वैसे एक स्पेक्ट्रम अभी और आने वाला है, वो आपको मैं सिखाऊंगा जितना हमारे सिलेबस में है। तो स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जब वेव्स को अरेंज किया गया तो इस तरीके से ये स्पेक्ट्रम आया, और इसके बीच में ये विजिबल रीजन दिखा रहा हूं। विजिबल रीजन मतलब ध्यान रखना, ये जो है 400 नैनोमीटर से लेके कंपटीशन में पूछते हैं 750 नैनोमीटर तक चलता है। अब आपके पास यहां पे इसकी एक ट्रिक भी है, रमी लक्स जी। तो यहां से भी ऐसे कर सकते हैं आप। तो रमी का मतलब रेडियो वेव्स है, या FM AM रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड रीजन, देन ये विजिबल रीजन आ गया। फिर आपके पास आ जाएगा यूवी रेज, फिर आपके पास आ जाएगा एक्स रेज, फिर आपके पास आ जाएगा गामा रेज। तो यहां पर आपने देखा कि वेवलेंथ जो है 10⁻16 मीटर से लेके 10⁸ मीटर तक है। मतलब जो वेव है ना, वेव छोटी भी हो सकती है और वेव ऐसे करके ये बड़ी भी बन रही है। तो जो वेव है 10⁸ मीटर तक लैम्डा जा रही है, ये मतलब लाख से भी ऊपर, 10 लाख से भी ऊपर इतनी भी बड़ी वेव हो सकती है। और 10⁻16 मीटर इतनी छोटी भी वेव हो सकती है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एक चीज और रह गई थी, उसके बाद विश्राम करेंगे। एक आता है एम्पलीट्यूड। ये जो हाइट है ना क्रिस्ट की या ट्रफ की डेप्थ है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। है अब मैंने ऊंचा बोला ना, तो ये हाई एम्पलीट्यूड था। और अगर मैं ये प्यार से बोलूंगा यस प्लीज डू, तो एम्पलीट्यूड नीचे होगा। तो ये एम्पलीट्यूड होता है उसका वेव का। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग फिर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन समझाया गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसके बाद फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो इससे नहीं समझाई जा सकी थी, वो समझाई गई फिर प्लैंक सर ने समझाई थी।
और वो पार्टिकल नेचर समझाते हुए सिखाई थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बोर मॉडल पे पहुंचेंगे। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।